नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसी से अपने चैनल में जुड़ता हूं। दोस्तों, हमने आपसे पहले पिछले जो वीडियो में बात की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट के यानी स्थापना के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में चर्चा की थी, जिनको मैंने विस्तार से बताया था। जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज जाके जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने 1836 से लेके 1885 तक की जितने भी संगठन स्टैब्लिश यानी कि जितने स्टैब्लिश हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व, उन सारे संगठनों के बारे में विस्तार से समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आप किसी एग्जाम में जाइए और उससे बाहर के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं संगठनों से, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्टैब्लिशमेंट करने के क्या मुख्य उद्देश्य था? सबसे मुख्य उद्देश्य तो हम जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि भारत में मैंने पिछले वीडियो में जो बताया कि वो महत्वपूर्ण वीडियो इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानना है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट क्यों हुई। देखो, आप एग्जाम में रट के तो चले जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज को कहानी के तौर पे समझेंगे ना, तो आपको एग्जाम में, एक एग्जाम में नहीं, कई सारे एग्जामों के लिए ये प्रॉफिट कर जाएगा कि आप यहाँ पे कुछ चीजें पूछ लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1850, 28 दिसंबर 1850। किसने किया? ए होम संस्थापक थे। किसके अध्यक्षता में? WC बनर्जी। ऐसे तो कई सारे आपको वन लाइन याद हो, लेकिन अगर उसकी कहानी के बारे में जब आप जान लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप एक बार अगर रिवीजन भी कर लेंगे, जब दोबारा किसी एग्जाम में जाएंगे तो पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आपको वो टाइम बचेगा और आप वो टाइम किसी और एग्जाम और किसी भी फील्ड में दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक बार पढ़ना है, संपूर्ण ज्ञान लेना है। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको एक ही जगह पे पूरा ज्ञान दिया जाए, ठीक है, यानी जितना भी मुझसे हो सकता है कलेक्शन में एक ही जगह देने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने आज का जो वीडियो में चार्ट वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट से आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा, तो इससे और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक। कोशिश मेरी यही पूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1885 में हुई। अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा बिल्कुल पता होगा। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1885 के पूर्व आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, लेकिन 1884 में क्या होता है? एओ ह्यूम द्वारा क्या होता है? INU यानी इंडियन नेशनल यूनिटी, INU की स्टैब्लिशमेंट 1884 में ह्यूम द्वारा INU यानी इंडियन नेशनल यूनिटी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्टैब्लिशमेंट होती है, जिसका नाम 1885 में क्या कर दिया जाता है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसका नाम 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कर दिया जाता है, लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थी उनके राय पर उन्होंने सुझाव दिया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है। तो सर्वप्रथम 1884 में एओ ह्यूम द्वारा INU की यानी इंडियन नेशनल यूनिटी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्टैब्लिशमेंट हुई, जिसका 1885 में दादा भाई नौरोजी के राय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कर दिया था। अभी आप इसके बारे में टेंशन न लीजिए, इसका पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरी इसी में वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके समझाऊंगा। लेकिन ये ओरली यानी अभी मुझे बताना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट के पहले यानी राष्ट्रवाद कैसे जागृत हुआ, क्यों इतना बड़ा संघ तैयार हुआ, जिसमें इतने मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आपने देखा 1885 से लेकर आज वर्तमान समय तक इसकी एक कांग्रेस चल रही है, ठीक है। इस कांग्रेस ने भारत में आजादी के एक नहीं कई सारे नमूने पेश किए और कितनी ज्यादा योग्यता प्रदान की, यानी कितने ज्यादा सहयोग प्रदान किया, इन सब बारे में आपने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो उसी बारे में चर्चा करते हैं। ये तो छोटा सा था, इसका मैं पूरे आपको अच्छी तरीके से अभी समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके पहले हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो भारतीय राष्ट्रीय एक तो 1885 से लेकर 1905, ठीक है। देखो, एक मिनट, पहला क्या रखते हैं? 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है। और दूसरा क्या रखते हैं हम?
दूसरा रखते हैं 1905 से लेकर 1919, ठीक है। और इसके बाद हम जो तीसरा रखते हैं क्या, 1919 से लेकर 1947। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके कितने चरण थे, तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यतः 3 चरण थे। अभी ये क्वेश्चन तैयार होता है 1 लाइनर, इसीलिए बताना ज्यादा जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पहला पीरियड था 1885 से 1905, इस पीरियड में उदारवादी नेता थे। कैसे नेता थे, उदारवादी नेता। उदारवादी नेता में यानी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे कई सारे नेता थे, चित्तरंजन, ठीक है, ऐसे कई सारे नेता थे जो उदारवादी में थे। उसके बाद दूसरा आता है उग्रवाद। उग्रवाद कैसा आता, उग्रवाद, उग्रवाद में क्या होता है, इस टाइम पीरियड कब होता है, 1905 से 1919। आपको पता होगा तिलक द्वारा 1998 में जो विरोध किया गया था, उसके बाद तिलक ने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ऐसे कई सारे आए। और उसके बाद जब तिलक जी इंडियन नेशनल कांग्रेस जुड़ते हैं तो ये इस समय क्या हो जाता है, उग्रवाद उत्पन्न हो जाता है। यानी कि उग्रवाद में प्रमुख नेता में देखें तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब उग्रवाद के प्रमुख नेता थे। और यहीं पे उदारवादी में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, ऐसे कई सारे नेता जो थे उदारवादी थे। अब बात करते जो तीसरा युग था, इसको क्या हम कहते हैं, गांधी युग। तीसरा युग गांधी युग, ठीक है। तीसरा युग कैसा हुआ, गांधी युग। गांधी युग इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस, यानी कि जो वहां से वकालत करे तो वहां से वापस आते, भारतीय राजनीति में इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु को थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा था गांधी जी से, अगर आप संपूर्ण भारत की राजनीति को समझना चाहते और यहाँ की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप भारत में, संपूर्ण भारत में भ्रमण करिए। और गांधी जी ने इसी उद्देश्य से धीरे धीरे संपूर्ण भारत में भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1916 में क्या होता है, 1916-1917 के दौरान गांधी जी बिहार जाते और वहां चंपारण के आंदोलन से इनकी प्रमुखता बढ़ती है। कौन से आंदोलन, चंपारण के आंदोलन से गांधी जी की प्रमुखता बढ़ती है और इन्हें भारत का एक नेतृत्व, लीडर के रूप में तैयार हो जाते हैं। गांधी जी एक लीडर के रूप में तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद कई सारे आंदोलन होते हैं, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में यानी 1919 तक लगभग गांधी जी भारत की राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। यानी भारत की राजनीति में 1919 तक गांधी जी पूरी तरीके से एक्टिव थे। इसीलिए इस युग को क्या कहा गया, गांधी युग कहा गया। तो हमने क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 प्रमुख चरण थे। पहला कौन था, उदारवादी चरण, दूसरा था उग्रवाद चरण और तीसरा जो था गांधीवाद चरण, ठीक है, गांधीवाद चरण। अब तीनों चरण आपको महत्वपूर्ण है, इनको एक चार्ट द्वारा ऐसे समझ लीजिएगा और कहीं नोट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट करके रख लीजिए। अब बात करते हैं हम राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट तो हुई, लेकिन इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई। इतना बड़ा भारतीय संघ जो अभी तक छुटपुट संघ बनाए जा रहे थे, एक साथ इतना बड़ा संघ कैसे स्टैब्लिश हो, इसके लिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट 1936 से लेकर 1985 के बीच में देखते हैं। हमने बताया था लगभग 15 से 16 संगठन स्टैब्लिश हुए थे और 18 के आसपास संगठन स्टैब्लिश हुए, जिनमें कई सारे प्रमुख थे, जैसे कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ऐसे कई, लंदन कमेटी, ऐसे कई सारे ऐसी सभा हुई, आयोजित हुई, जिनका भारत में अपना अधिकार, जैसे दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्टैब्लिशमेंट हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन में जाकर भारत की प्रमुखता के बारे में, यहाँ की जो लोगों की आवश्यकता है उनको जागरूक कराना, भारत के प्रति थोड़ा सहानुभूति दिखाना, यहाँ के लोगों के लिए मदद करना, ठीक, ये वहां के लोगों के साथ मेल भाव करना, ये सब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का था। ऐसे कई सारे स्टैब्लिश, लेकिन हमें एक भारतीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की जरूरत थी, जिसको 1884 में INU AOUM द्वारा यानी इंडियन नेशनल यूनिटी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। इसके द्वारा AOUM क्या होते हैं, ये एक स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी के रूप में रिटायर्ड होते हैं, यानी भारत में पहले ब्रिटिश अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। ये क्या चाहते हैं कि जो भारत में छुटपुट उग्रवाद हो रहा है धीरे धीरे, ये एक संपूर्ण स्तर पर, एक लोग बड़े स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, जिसके बाद इस कमेटी
से अपनी बातें रखें और ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट उस कमेटी उस बातों को समझे और उनके बारे में अपना सुझाव दे और उसके बाद लोगों की मदद करे, क्योंकि छुटपुट आंदोलन से बहुत सारी समस्या होती थी। 1860 में क्या होता है, भारत में जब अकाल पड़ता है यानी भुखमरी आती है, तो उस समय ब्रिटिश संसद कोई ज्यादा कार्य नहीं करती है। तो देखते हैं अंग्रेजों की शोषण। अंग्रेजों का शोषण का मतलब यही था कि अंग्रेज भारतीय स्तर पर काफी ज्यादा शोषण, क्योंकि भारत में 1857 की क्रांति के बाद काफी लोग धीरे धीरे पढ़ रहे थे, यानी 1857 से बीच 1857 से लेकर 1885 के बीच में कई भारतीयों ने इंग्लिश शिक्षा को पढ़ना सीख लिया था, यानी दूसरे देशों से बात करना सीख लिया था। भारतीय में शिक्षा का थोड़ा उद्भव हो गया था, यानी कि अपनी बात को एक दूसरे से कह सकते थे अंग्रेजी में। उन्होंने विदेश में या दूसरे देशों में देखा कि कितनी तरीके से वृद्धि हो रही है, हमारे देश का शोषण हो रहा है। जब वो जागरूक हुए तो उनमें अंग्रेजों की जो शोषण नीति थी वो समझ में कि भारत अंग्रेज जो हमारा किस तरीके से शोषण कर रहे हैं वो समझ में आया। उसके बाद ये तो शोषण की बात हुई। अब भारत की राजनीतिक एकता, भारत की राजनीतिक एकता का कहने का तात्पर्य यह है 1836 से लेकर 1885 के बीच में जितने भी संगठन हुए उनमें से अगर हम सारा एक संगठन एक साथ कर ले। देखो आपने देखा 1857 की जो क्रांति थी उसमें भले छोटे स्तर पर विद्रोह हुआ, लेकिन कहीं न कहीं वो विद्रोह अंग्रेजों की शासन को हिला देने वाला विद्रोह था। झांसी की रानी कैसे लड़ी, मेरठ से ठीक है मंगल पांडे कैसे लड़े, मतलब कई सारे बिहार से कुंवर आरा सिंह, ठीक कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने लड़ा, अपने नेतृत्व की लड़ा। अगर उसी तरीके से हम करते तो भारतीय एक हमें जल्दी से अपनी बात को रखने के लिए मौका मिलेगा और हमारी बात की सुनवाई होगी। इसलिए भारत की राजनीतिक एकता बनी, काफी सारे नेता इसमें एक हुए, ठीक है, और भारत में राजनीतिक एकता बनी। उसके बाद क्या देखते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या होता है, रेल की स्थापना होती है, यानी जो मुंबई से जो थाने से महाराष्ट्र के थाने में चलती है, ठीक है। तीव्र परिवहन एवं संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम सही करना था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था दूसरे देशों में और भारत में भी बढ़ाना था। तीव्र परिवहन एवं संचार ये कब हो रहा है, जब भारत के लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि अब हमारे यहाँ अगर तीव्र परिवहन एवं संचार सुविधा नहीं हुई तो हम लोग काफी पिछड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस समय तक यूरोपीय देशों में काफी तरीके से अच्छी तरीके से औद्योगिकीकरण हो गया था। और उसके पहले हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति में, रूस की क्रांति तो खैर बाद में होती है, लेकिन फ्रांस की क्रांति से एक वर्ड निकल जाता है सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी सामाजिक, जो सामाजिक वर्ड है ये कहाँ की क्रांति निकल के था, सोशलिज्म वर्ड फ्रांस की क्रांति थी, यानी सामाजिक स्तर पे हमें तीव्रता बढ़ानी है। तो संचार एवं परिवहन, तीव्र परिवहन एवं संचार ये एक राष्ट्रवाद में प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद क्या देखते हैं, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवों का उद्गम। अब हम देखते जो हमारे वहां पे अभी तक मध्यम वर्ग के लोग थे, जब वो थोड़ा पढ़ लिख गए तो उनको एहसास हो गया कि अंग्रेज जो थे हमारा किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, हमारी नीतियों को किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, हमारे यहाँ से हमारे अधिकारों को किस तरीके से छीन रहे हैं, हमारे जो खेती थी कई सारी योजनाओं को कैसे ले जा रहे हैं, किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं। जब मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवों को उद्गम, यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, क्योंकि जब तक देखो अगर किसी शहर में अगर आप समझ लो लखनऊ में रह रहे हैं, आपकी यहाँ पे नेता को किसी नेता या किसी व्यक्ति को, अधिकारी रैंक के व्यक्ति को संकट आता है, समस्या होती है, तो वो अपनी समस्या का समाधान कर ले, क्योंकि उसके पास पावर है, वो अपने पावर का यूज करेगा और लेकर। लेकिन यहाँ पे जो मध्यम वर्ग के नेता व्यक्ति हैं वो किसके पास जाए, जब उनको अपने अधिकार को फील होगा कि मध्यम वर्ग के हमें हमारा अधिकार है कि हम अपनी कम से कम 2 वक्त की रोटी लें, तो उनके लिए मध्यम वर्ग के जब बुद्धिजीवों को क्यों, इनके अंदर बुद्धिजीवों का उद्गम क्यों होता है, क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा थी जो ग्रहण कर लेते हैं और इनके अंदर थोड़ा सोचने विचार शक्ति का भावना प्रकट होती है, तब ये मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवों का उद्गम हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है, समकालीन विश्व का प्रभाव। इसी समय अगर हम 1885 के आसपास कॉन्सेप्ट देखें वर्ल्ड में, तो काफी ज्यादा देश में तो फ्रांस कितना आगे पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद अमेरिका कितना आगे पहुंच गया था, और यूरोपीय इनफैक्ट जिन देशों से हम व्यापार करते हैं यूरोपीय देश खुद कितना आगे पहुंच गए थे, और भारत का कितना ज्यादा शोषण कर रहे थे। इन समकालीन विश्व का प्रभाव देखकर हमारे अंदर थोड़ा अपने अधिकारों को जागृत हुई, और इन सभी चीजों का एक जागृत यही मैं बताना चाहूंगा शिक्षा। आप मैं फिर से बताना चाहूँ खाने की 2 वक्त। उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे अगर हम कंटिन्यू देखते हैं तो देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार इस समय तक 1843 से लेकर 1885 के बीच में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार काफी अच्छे स्तर में, यानी कि जो सामाजिक स्तर था
भारत में काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गया था। देखो आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा, रामकृष्ण परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद द्वारा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन द्वारा, ऐसे कई समाज सुधारक उत्पन्न हुए, कई समाज सुधारक आए जिन्होंने हमारे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार को काफी स्तर तक अच्छा कर दिया। तो ये उनको लग रहा था कि हमारे समाज स्तर में काफी ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं, तो अंग्रेज इसका एक ये भी महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद में कारण माना जाता है। जो राष्ट्रवाद जागरूक हुआ उसका कारण माना जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन ये लिखी है, यह हमने देसी भाषा में लिखा। अंग्रेजों को भारतीय हबशी दिखते थे, अंग्रेजों को भारतीय हबशी दिखते थे। जो ये उत्तर भारत के लोग हैं, हबशी सबको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसका कितना दुर्भावनापूर्ण देखा जाता है। उत्तर भारत में हबशी का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, कितना दुर्भावनापूर्ण देखा जाता है। अंग्रेजों को भारतीय हबशी इसलिए देखते थे कि नीचे से गोरे, ऊपर से गोरे, नीचे से काले, मतलब उनकी पूरी बेइज्जती करते थे बहुत तरीके। जैसे गांधी जी को वेस्टर्न चर्चिल ने क्या कहा था, गांधी जी को क्या कहा, अर्धनंगा फकीर। गांधी जी के रवैये से कहा, रवैया क्या, उनके कपड़े की वेशभूषा से कहा था, ठीक है। वैसे ही अंग्रेजों को भारतीय क्या दिखते थे, हबशी दिखते थे। भारतीय हबशी दिखते थे क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय की न शकल है न सूरत है, काले पड़े, वो अपने गोरेपन पे काफी ज्यादा अपना रुतबा रखते थे। उसके बाद हम देखें तो ये अंग्रेजों को भारतीय हबशी दिखते थे, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आर्थिक शोषण देखें। आर्थिक शोषण में देखते हैं तो हमने देखा 1857 की क्रांति के बाद जो सैनिक थे, जो अंग्रेज यूरोपीय सैनिक थे, उनको ज्यादा सैलरी दी जाती थी भारत की कंपनी, जबकि भारतीय जो सैनिक थे वो ज्यादा मेहनत करते थे, तब भी उनको कम सैलरी दी जाती थी। तो ये आर्थिक शोषण का कारण है। और कई जगह देखा जाए, जमींदारों में देखा जाए तो काफी ज्यादा शोषण, व्यापार में देखा जाए ज्यादा टैक्स लगाते, यहाँ शोषण करते। कई तरीकों से भारत के लोगों को आर्थिक शोषण, यानी कि उनकी कोई नीच को ऊपर ले ही नहीं जाना है। किसी भी तरीके से थोड़ा सा लॉलीपॉप देकर, शिक्षा में 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करेंगे, शिक्षा में 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करेंगे, लॉलीपॉप देकर शिक्षा को कितने अच्छे स्तर तक ले गए कोई नहीं जानता। सिर्फ जो बच्चे पढ़ेंगे उनको पता है किस अच्छे स्तर तक ले गए थे, ठीक है। ये तो भारत की भाग्य था कि यहाँ के जो लोगों ने इतनी संघवाद यानी यूनिटी के साथ अपने देश को जागरूक किया, अपनी शिक्षा को, और उस समय के जो मध्यम वर्गीय लोग थे, बुद्धिजीवी उद्गम हुआ, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट में काम आया। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड लिटन और कर्जन की नीतियां। लॉर्ड लिटन की नीतियां और कर्जन की नीतियां क्या थी। लॉर्ड लिटन की जो नीति थी वो क्रूरता थी, ये बहुत क्रूर व्यक्ति था, और ये रानी विक्टोरिया को उपाधि देता है, ठीक है। अपने शासक में ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इंग्लैंड के रानी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। भारत के लोगों को आर्थिक तरीके से क्रूरता से बहुत पूरी तरीके से पीड़ा पहुंचाता है, उत्पीड़न करता है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कर्जन का बंगाल विभाजन, जो 1905 में होता है, बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा। ये देख रहे हैं कि मतलब बंगाल विभाजन किस तरीके से हम लोगों को आपस में बांट रहे हैं, किस तरह से हम लोगों को आपस में बांट रहे हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है एक इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल की समस्या रिपन द्वारा किया जाता है, 1883 में आता है। तो इल्बर्ट बिल कौन लाता है, लॉर्ड रिपन लाता है। ये क्वेश्चन 1 लाइन में बन जाएगा 1883 में, ठीक है। इल्बर्ट बिल समस्या है क्या, इल्बर्ट बिल समस्या सीधी जानते हैं। इस समस्या इल्बर्ट बिल के द्वारा क्या हुआ था, जैसे ही कोई यूरोप के व्यक्ति भारत में रह रहा है, ठीक है, भारत में अपना व्यापार कर रहा है, उससे कोई गलतियां हो जाएंगी। तो इल्बर्ट बिल के आने के पहले क्या था, उस यूरोपीय व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ कौन सा जो यूरोपीय संसद है यानी यूरोपीय न्यायपालिका, वही उसके बारे में जांच कर सकती है, वही उसके बारे में जजमेंट सुना सकती है। लेकिन इल्बर्ट बिल के पास होने के बाद क्या हुआ था कि अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति है वो भारत में रहकर अपना व्यापार करा, अगर वो कोई कर्म करता है या कोई खराब कार्य करता है, उसकी जांच उसकी जो भारतीय न्यायालय द्वारा की जाएगी। लेकिन तो इसका विरोध क्या हुआ, बहुत ज्यादा विरोध, बहुत उच्च स्तर पर यूरोपियों द्वारा विरोध हुआ। और उसके बाद इल्बर्ट बिल वापस ले लिया। जब इल्बर्ट बिल वापस ले लिया, यहाँ जो भारतीय थे उनको अभी तक लग रहा था कि यूरोप के जो लोग हैं और हमारे आपस में समानता बनाई जा रही है, वो समानता फिर से वापस, यानी कि वो उनको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ दिखा रहे थे। और इस तरह से भारतीयों में एक राष्ट्रवाद की भावना जगी। और इसी को लेकर 1885 में दादा भाई नौरोजी की राय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं। इसके संस्थापक कौन होते हैं, ए ओ ह्यूम, जो एक स्कॉटलैंड निवासी होते हैं, भारत में ब्रिटेन की तरफ से अधिकारी पद पर निर्वाचित रहते हैं। उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, जब वो रिटायर्ड हो जाते तभी इसकी स्टैब्लिशमेंट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की।
तो ये हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट के पहले जो राष्ट्रवाद जागृत हुआ किस रूप से, ठीक है। इसके बारे में हम अब बात करते हैं, चार्ट के माध्यम से हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कैसे, देखते हैं। देखते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है। किसके, देखो अब जो क्वेश्चन बनेगा वन लाइनर वो मैं बता देता हूं। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, ठीक है। नामकरण तो दादा भाई नौरोजी के राय पर। की राय पर, ठीक है। अब जो पूर्व का नाम था क्या था? INU यानी इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये क्या था? इसका पूर्व का नाम था जो 1884 में A.O. द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसका जो स्टैब्लिश हुई थी, ये पहले पुणे में स्टैब्लिश होना था। इसकी जो प्रथम अध्यक्षता होनी थी वो कहां पे होनी थी? पुणे में, लेकिन होती क्या? मुंबई में। कहां पे होती है? मुंबई में। गोकुल दास, ठीक है, गोकुल दास, मुंबई के एक गोकुल दास, एक मिनट, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। तो 1885 की जो प्रथम अध्यक्षता होती है किसके द्वारा होती है? फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका कौन होता है? WC बनर्जी, ठीक है। अब एक हम फिर से समझा देते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट 1885 में होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते? WC बनर्जी। संस्थापक कौन होते? A.O. ह्यूम। नामकरण किसके द्वारा रखा गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा की राय पर। पूर्व का नाम क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और जो स्थान होता है मुंबई के गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में स्टैब्लिश होती है, यानी इसकी प्रथम अध्यक्षता होती है। इसके बाद भारत के हर वर्ष इसके स्थान बदले जाते थे। इसका एक ही उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में जाकर अपना प्रचार प्रसार करना। और स्टार्टिंग जब 1885 में स्टैब्लिश होता है, इसमें कितने प्रतिनिधि होते? 72 प्रतिनिधियों के साथ। कितने? 72 प्रतिनिधियों के साथ ये सभा स्टैब्लिश होती है, संस्था स्थापित होती है। और अगले वर्ष जब 1886 में आता है तो 436 प्रतिनिधि हो जाते हैं। कितने? तो जो 1886 में 436 प्रतिनिधि हो जाते हैं, यानी एक वर्ष में इसमें लगभग 300 साढ़े 300 के साथ आसपास व्यक्ति जुड़े। तो ये तो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट। अब हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण चरणों के, उन महत्वपूर्ण स्थान के जहां पे कुछ खास हुआ, यानी कि किस सन में कहां पे स्टैब्लिश, मतलब कि कहां पे इसकी सभा हुई, क्या खास हुआ, उन सब के बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम उसके आगे अब आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट के बाद कहां कहां पे उसके अधिवेशन हुए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इम्पोर्टेंट है, उसके अध्यक्ष कौन है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। देखिए ये एक साइड ईयर लिखे हैं, उसके बाद प्लेस यानी वेन्यू, कहां पे किस स्थान पर उसकी अध्यक्षता हुई। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा अध्यक्ष, जो अध्यक्ष हुए। उसके बाद इस जगह पे जहाँ स्थापना है, इसके ऊपर क्या है, जो महत्वपूर्ण वर्क हुए हैं उनके बारे में। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ईयर, उसके बाद यहाँ पे वेन्यू लिख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी प्रेस लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। ऐसे आप लिख के एक चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं 1885 में, आपको सभी को पता होगा A.O. ह्यूम। अच्छा, A.O. ह्यूम जो ये थे, इनकी जो ये कभी इसकी अध्यक्षता तो नहीं करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन ये 1905 तक, जो 1905 तक इसके क्या महामंत्री पद पर बने रहते हैं।
महामंत्री पद पर बने रहते हैं हरदम के लिए, ठीक है। तो महामंत्री पद पर कौन बना रहता है 1905 तक, तो 1905 तक महामंत्री पद पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ हम जो महत्वपूर्ण चार्ट के माध्यम समझाने की बात कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में जांच करें। तो देखते हैं 1885 में अधिवेशन होता है, जो पहला अधिवेशन होता है कहाँ, बम्बई में। बताया था कि पुणे में होना था लेकिन बम्बई में होता है। गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहला अधिवेशन होता है। कहाँ पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन, तो जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, WC बनर्जी। और इसमें क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना, यानी इसका इंपॉर्टेंट वर्क जो है स्थापना। उसके बाद हम देखते हैं 1886 में कलकत्ता अधिवेशन। 1886 में कहाँ पे स्टेब्लिशमेंट होते हैं, सॉरी 1886 में अधिवेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। और इनसे जो सबसे प्रमुख बात है वो क्या उभर के आती है, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें 3 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं। देखो, एक तो 1886, उसके बाद 1893 और 1906 में, ठीक है। 1886, 1893 और 1906 ये 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद 1887 जो है ये कहाँ पे होता है, मद्रास में। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष यानी मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष। तो क्वेश्चन अब वन लाइन में कैसे बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जिसकी अध्यक्षता 1887 में कहाँ की थी, मद्रास में। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, मद्रास में की थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1888 में इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रेजेंट में क्या, प्रयागराज रख दिया। 1888 में इलाहाबाद में कौन होता है, जॉर्ज यूले, फर्स्ट ईसाई अध्यक्ष, यानी प्रथम गैर भारतीय व्यक्ति। इनको यूरोपीय व्यक्ति थे, इनको बनाया गया। और ऐसे कितने व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गैर भारतीय थे, 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने लेकिन वो भारतीय नहीं थे। तो जॉर्ज यूले प्रथम विदेशी भारतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन क्या बने, प्रथम विदेशी व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए कौन थे, जॉर्ज यूले, जो किस थे फर्स्ट ईसाई यानी ईसाई धर्म। अब देखते हैं ये जो 1885 से 1888 है, ये जो 4 अधिवेशन हुए उसमें हम लोगों ने गौर से किया तो देखते हैं WC बनर्जी हिंदू थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी फारसी थे। और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये हम देखते हैं जॉर्ज यूले जो थे ईसाई थे, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा साफ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसने अपने पहले ही 4 अधिवेशनों में स्पष्ट कर दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो सिर्फ और सिर्फ एक स्थान के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। और देखो, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, एक मैप के माध्यम से अगर हम समझे तो भारत के कुछ ऐसे मैप है। तो पहला अधिवेशन यहाँ बम्बई के पास होता है, दूसरा अधिवेशन यहाँ कलकत्ता के पास होता है, और तीसरा यहाँ मद्रास के पास, और चौथा कहाँ होता है, इलाहाबाद। देखो, पहले यहाँ गए बम्बई ऐसे और ऐसे, ये कुछ ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि संपूर्ण भारत में, यानी कि 4 प्रमुख महानगरों में घूम आए, ठीक है। यानी उस समय के जो 4 प्रमुख महानगर थे वहां पे अधिवेशन करते, ये दिखाते कि ये पूरा भारत के लिए है, ना कि एक स्थित स्थान के लिए या ना कि एक स्थित समुदाय के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं 1889 जो लखनऊ में क्या होता है, विमलेश चंद्र दत्त, इसके जो 1889 में बम्बई से 1889 में लखनऊ में अध्यक्षता कौन करता है, विमलेश चंद्र करते हैं। भारत में भू राजस्व की स्थापना का निर्धारण की मांग, जो अभी तक क्या था, भू राजस्व की कोई निर्धारण नहीं थी, कभी कितनी मांग लेते थे, कभी कितनी मांग लेते थे, उसके निर्धारण की मांग की गई। किसके, विमलेश चंद्र दत्त थे, उनकी अध्यक्षता में जब 1889 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता हुई तो उसमें क्या, भारत में भू राजस्व की स्थायी निर्धारण की मांग की गई। अगला 1901 में देखते हैं तो कलकत्ता, इसके अध्यक्ष कौन होते, दिनसवा वाचा, ठीक है, दिनसा वाचा, जो 1901 में इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, जो पहली बार 1901 में अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर आते हैं, दिखाई देते। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते हैं। देश में नस्ली भेदभाव और शोषण के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने का आग्रह किया। तो गांधी जी ने क्या आग्रह किया, देश में जो नस्ली भेदभाव, क्योंकि इससे साउथ अफ्रीका में गांधी जी स्वयं प्रताड़ित थे, उसको दूर करने के लिए नस्ली भेदभाव और शोषण के खिलाफ संघर्ष को समर्थन करने का आग्रह किया, ठीक है। तो ये हुए महत्वपूर्ण देश। इसके बाद हम आगे
उसी क्रम में दोस्तों आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं 1905 में जो अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? बनारस में अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में क्या होता है? 1905 में जो बंगाल होता है वो विभाजन होता है। मैंने बताया था आपसे, जब बता रहा था राष्ट्रवाद बता रहा था, बताया था कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन होता है और उसी बंगाल विभाजन का विरोध इसमें किया है। तो यानी कि 1905 में जो बनारस में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका जो मुख्य कार्य क्या था? बंगाल विभाजन का विरोध। एक ये तथ्य हो गया। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है वो स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होती है। उसके बाद देखते हैं अगला जो था 1906 में कहा होता है? कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। जैसा कि मैंने पहले बताया, दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 तीन जगह करते हैं दादा भाई नौरोजी। उसी में कलकत्ता पहला भी कहाँ करते हैं? कलकत्ता में, जो 1886 में होता है, और 1906 वाला कलकत्ता में करते हैं। तो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। और इसमें क्या होता है? 4 प्रस्ताव पारित होता है। 4 शब्द का प्रस्ताव। पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन आबलिक यानी स्वराज। स्वदेशी का मतलब क्या था? हम अपने स्वदेशी अपनाएंगे, अपने हाथों के कपड़े पहनेंगे, मैं अंग्रेजों के द्वारा जो भी कपड़े आएंगे वो नहीं अपनाएंगे, यानी कि पूरा स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी अपनाना है। ये था। बहिष्कार मतलब जितने भी अंग्रेजी आएंगे उनका बहिष्कार करेंगे, उनका रूल का बहिष्कार करेंगे, उनके कपड़ों का, उनकी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा, हालांकि उस समय भारत में राष्ट्रीय शिक्षा जागृत नहीं हुई थी, लेकिन यहीं से राष्ट्रीय शिक्षा जागृत होती है। और अपनी राष्ट्रीय खुद की शिक्षा, अपने खुद के स्कूल खोलेंगे, हम खुद की शिक्षा को उत्पन्न करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा को। और स्वशासन यानी स्वयं का राज, खुद का स्वराज, स्वयं के द्वारा शासन चलाएंगे और स्वराज। और यहीं से स्वराज शब्द की उत्पत्ति होती है। जो स्वराज शब्द है, यानी 1906 में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा आता है? स्वराज। स्वराज का उत्पत्ति कहाँ से? तो 1906 के अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया जाता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो 4 शब्दों का कौन सा? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। और क्या? स्वराज शब्द की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखते हैं 1907 में। 1907 को सूरत, तो 7 और सूरत एक साथ कॉन्सेप्ट मिल रहा है, देखते होंगे। 1907 को कहाँ पे होता है? सूरत में होता है, रास बिहारी घोष में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? जो कांग्रेस होती है 2 भागों में बट जाती है। नंबर 1 गरम दल और दूसरा क्या होता है? नरम दल। तो कांग्रेस कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल के बाद। क्योंकि अब तक 1905 तक क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय लोग काफी एक्टिव हो जाते हैं इस देश में, ठीक है, अपनी आजादी को लेकर। वो क्या चाहते हैं कि हम अंग्रेजों से अपने लड़कर अपनी अधिकार लेंगे। और जो नरम दल वाले होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपनी नर्मदा से अपनी बात रखेंगे, नर्मदा यानी कि अपनी रिक्वेस्ट से बात रखेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस 2 भागों में विभाजित थी। तीसरा, अब बात करते हैं 1896 और 1911। देखो इसको मैंने वहां पे क्यों नहीं बताया, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था। 1896 जो होती है अधिवेशन कहाँ होती है? कलकत्ता में। और 19 को जो होती है कलकत्ता में। ये दोनों होती है, इनको दोनों को हम साथ में लिंक करके पढ़ेंगे। 1896 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में। 1896 में कौन अध्यक्ष करता है? रहमतुल्लाह सयानी। और वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है पहली बार 1896 कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सयानी। अच्छा एक चीज देखते होंगे, अभी तक क्या हो रहा है कि भारत में सहिष्णुता यानी हिंदू और मुस्लिम में काफी ज्यादा लड़ाई हो कि वंदे मातरम गाओ ये ना गाओ। तो यहाँ पे एक चीज है, उस समय देखो कुछ ऐसा नहीं था कि मुस्लिम है तो वंदे मातरम नहीं गाए। देखो इन्हीं की अध्यक्षता में ही क्या गाया जा रहा है? वंदे मातरम गाया जा रहा है। तो ये एक मुस्लिम थे रहमतुल्लाह सयानी और इनकी अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया जा रहा है। पहली बार जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है उनकी आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। उसके बाद 1911 में ये भी कलकत्ता में हो रहा। और इस समय बिशन नारायण धर थे अध्यक्ष। कौन थे? बिशन नारायण धर थे। और जनगण मन अधिनायक जय, ठीक है, जनगण मन गीतांजलि, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि से लिया गया जनगण मन, वो गाया गया पहली बार। तो 1896 वंदे मातरम, 1911 में क्या जनगण मन। ये आपको बहुत कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। तो ये दोनों कहाँ पे? कलकत्ता में। अधिवेशन अध्यक्षता कौन अलग अलग थे, लेकिन अधिवेशन के जो प्लेस था, वेन्यू था, वो दोनों सेम था। उसके बाद 1916 में क्या होता है? 1916 में यह होता है, लखनऊ में होता है। और इसमें क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी उभर के आती है। क्या होता है? इसके अध्यक्षता कौन? AC मजूमदार, ठीक है,
एसी मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जो गरम दल और नरम दल दो भागों में डिवाइड, यानी कांग्रेस जो दो भागों में डिवाइड होगी थी वो मिल जाते हैं फिर से। कांग्रेस के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण साल होता है, गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गई। जो मुस्लिम लीग 1909 में अलग होती है, उसके बाद जो पृथक निर्वाचन मंडल होता है उस समय से अलग हो जाती है, वो यहाँ पे फिर से मिल जाती है। कहाँ पे? 1916 में मुस्लिम लीग मिल जाती है। कब मिलती है? तो मुस्लिम लीग 1916 में मिल जाती है। और यहीं पे बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह 1916 तक के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। इसके बाद हम आगे कुछ कंटिन्यू देखते तो देखते हो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष कौन बनता है? एनी बेसेंट। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग है वो क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट के बारे में आप सभी पता होगा कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और इन्होंने भारत में होम रूल था, घर का शासन, उसकी शुरुआत की थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे बाद में बाल गंगाधर तिलक भी जुड़ते हैं। तो 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता में आयोजित हुआ। उसके बाद 1918 में बॉम्बे में किया सैयद इमाम हसन द्वारा। और इसमें क्या होता है? जो मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार होता है उसकी योजना, उस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई। यह एक महत्वपूर्ण काम। तो 1918 में मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार योजना पर विचार करने के लिए बैठक बनाएगी, जिसके अध्यक्षता कौन होते हैं? सैयद इमाम हसन। और उसकी कहाँ पे होती है? बॉम्बे में 1918 में। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग, आप सभी को पता होगा, जो होता 13 अप्रैल 1919 को। तो इससे आप रख सकते हैं अमृतसर में वो भी होता है और अमृतसर में ये भी होता है 1919। तो इससे आप याद रख सकते हैं। एक तो मोस्टली जितने भी अधिवेशन हुए वो दिसंबर के लास्ट, यानी वर्ष के लास्ट मंथ यानी दिसंबर में होते थे। तो 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में होता? मोतीलाल नेहरू। और यहाँ पे कांग्रेस क्या करती? खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है। जो खिलाफत आंदोलन भारतीयों द्वारा शुरू किया जाता है उसका समर्थन करती है कांग्रेस। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद 1922 में गया में यह अधिवेशन होता है। 1922 में गया में जो चित्तरंजन दास, CR दास यानी चित्तरंजन दास, वो कांग्रेस के पद से इस्तीफा देते, यानी कांग्रेस से अपना इस्तीफा देते थे, कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लेते और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्टैब्लिश करते हैं। तो 1922 में जो चित्तरंजन दास होते कांग्रेस से अपना नाता तोड़ते और स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट करते, किसके साथ मिलकर? मोतीलाल नेहरू के साथ। उसके बाद 1924 में महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये बेलगांव में होता है और इसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। तो किस अधिवेशन में, क्वेश्चन तो पहले ऐसा पूछेगा, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते? तो बेलगांव जो 1924 में होता, ये पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बनते हैं। और ये कौन सा सत्र होता? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां सत्र, यानी 40वां बैठक होती है और इसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी बनते हैं। 1924 में बेलगांव में होता है। उसके बाद 1925 में कानपुर में होता है। इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं? सरोजिनी नायडू। तो अब सरोजिनी नायडू क्यों एक इंपॉर्टेंट है, एक बात बता दूंगा आपको। तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे एनी बेसेंट 1917 में बन रही है, ठीक। और उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट 1917 में महिला पहली महिला अध्यक्ष, और जो सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। तो जो 1925 में बन रही दूसरी, या कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष, लेकिन पहली भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन? सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और 1925 के बाद एक 1933 में कौन बनता है? इसमें भी महिला बनती है, नंदिनी सेन गुप्ता 1933 में बनती है, जो कलकत्ता में होता है। तो आप देख रहे होंगे 1917 से 1925 में 8 जोड़ा हमने, और उसके बाद 1925 के बाद 1933 में भी हमने 8 जोड़ा। तो तीनों ही 8-8 वर्ष के अंतर में आयोजित बैठक में महिला अध्यक्ष बनी। तो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला अध्यक्ष बनी, जो 1917, 1925 और 1933 में हुआ। ठीक है, अभी मैं नंदिनी सेन गुप्ता के बारे में आपको चर्चा करता हूँ। उसके बाद 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वुमेन। और प्रथम महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जो कानपुर में आयोजित होता है 1925 में। उसके बाद 1927 में मद्रास में होता है M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। इसमें क्या होता है, साइमन कमीशन का विरोध होता है। जो साइमन कमीशन आता है अक्टूबर तक आ जाता है साइमन कमीशन भारत में 1927 में, और उसी का विरोध होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण था, चीन इराक मेसोपोटामिया में जो भारतीय सैनिक इस्तेमाल किया जाता है, चीन और इराक और मेसोपोटामिया भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है, उसका विरोध किया गया। तो यह 1927 का अधिवेशन था। उसके आगे का अधिवेशन हम उसके आगे जब देखते हैं दोस्तों, तो उसके आगे हम देखते हैं 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जो लाहौर किस नदी किनारे, रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, रावी नदी के तट पर किनारे स्थित है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या की गई? पूर्ण स्वराज। क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। अभी तक हमने क्या देखा, इन्हीं के पिता के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती तो वहां पे स्वराज शब्द की उत्पत्ति होती, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बताया? पूर्ण स्वराज। इन्होंने क्या बताया? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग की गई किसके द्वारा? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 का अधिवेशन जो लाहौर में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसमें क्या घोषित किया कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 यानी कि यह 1929 में हो रहा है, और उसके बाद जब अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। और इसी का इतिहास में जोड़ते हुए ये आगे हम फ्यूचर में जो 26 जनवरी हम मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारा गणतंत्र हुआ, यही कई 20 सालों के पीछे का इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों जुड़ा हुआ? क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ होता है, लेकिन ये बात गांधी, ये सबको बात याद होती, पीटी नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता दिवस तो नहीं, लेकिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मना सकते हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। यही इसका इतिहास से जुड़ा हुआ पल है। उसके बाद हम देखते हैं अगला अधिवेशन जो होता है 1931 में कराची में होते हैं। वीवी का मतलब क्या? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है, कराची में अधिवेशन होता है। और यहाँ पे पहली बार फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पारित किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसी समय देखा होगा आपने कि जो लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई सही तरीके से वो आयोजित नहीं हो पाया, तो उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में, सेकंड राउंड टेबल में क्या किया गया? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को नेतृत्व के लिए भेजा गया। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को भेजा गया था कांग्रेस के नेतृत्व से। किस अधिवेशन के अध्यक्षता के बाद? 1931 के अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला 1936 में था फैजपुर। फैजपुर जो अधिवेशन था यूपी में है फैजपुर, और ये पहला ग्रामीण अधिवेशन था, क्योंकि इस समय तक जो शहरी जनता थी वो भारत में आजादी के लिए काफी ज्यादातर आगे तक बढ़ चुकी थी और काफी अच्छा नेतृत्व भी कर रही थी। लेकिन 1936 में जो फैजपुर अधिवेशन था, ये पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, पहला ग्रामीण अधिवेशन था। पहला ग्रामीण अधिवेशन था, और इसका एक ही उद्देश्य था कि ग्रामीणों को भी अपनी आजादी में साथ लेके चलना है। उसके बाद 1938 में हर पूरा अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं, और इसमें राष्ट्रीय नियोजित समिति की स्थापित कर, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ा होगा प्लानिंग कमीशन 1950 में जो आता है, उसके बारे में आया। ये यहीं से जुड़ा हुआ है, यानी राष्ट्रीय नियोजित समिति स्थापित की गई। यह किसकी अध्यक्षता में? राष्ट्रीय नियोजित जो समिति थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियोजित की गई। यानी कि राष्ट्रीय नियोजित समिति किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और यह किस अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जो जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद 1939 में लगातार दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, यानी त्रिपुरी अधिवेशन होता है। हालांकि इसी अधिवेशन में मतभेद हो जाता है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में। मतभेद क्या होता है कि जो गांधी जी की तरफ से इस अधिवेशन के अध्यक्ष वो चाहते हैं पट्टाभी सीतारामैया बने, लेकिन वहां के जो सदस्य होते हैं वो किसको बनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। जब सुभाष चंद्र बोस को बनाते हैं तो गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और एक कमरे में बंद हो जाते हैं। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं तो गांधी जी से अपने
आशीर्वाद के ले जाते हैं तो गांधी जी गुस्से में बात नहीं करते, ठीक है। उसके बाद बातचीत के बाद पता चलता है कि गांधी जी गुस्सा है, जो उनका सदस्य था पट्टाभी सीतारामैया वो नहीं सदस्य बने, अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए गुस्सा है। और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस यहाँ से अपना त्याग पत्र देते हैं और चले जाते हैं सिंगापुर की तरफ। एक नई कमेटी 1940 में, पता होगा आपको, फॉरवर्ड ब्लॉक स्टैब्लिशमेंट करते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं तो उस समय पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष नहीं बनते हैं। कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक क्वेश्चन पूछा था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कौन अध्यक्ष बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम देखते हैं 1940 से 1945 के बीच में। इस समय जो 1940 का हुआ था, 1940 में कहा हुआ था? रामगढ़ में। अब हम देखते हैं इस समय भारत छोड़ो आंदोलन, कई सारे आंदोलन होते हैं और इस समय बीच में 1940 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं होता। और तब तक के लिए अब्दुल कलाम आजाद कौन? अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष होते, जो 1940 में बनते, वही 1945 तक चलते हैं। अबुल कलाम आजाद, इनके पास सबसे ज्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का गौरवान्वित है, सबसे लंबे समय तक और सबसे कम उम्र में, सबसे युवा 1923 में जब दिल्ली में अधिवेशन हुआ तो वो भी यही थे, अबुल कलाम आजाद। तो इनके पास दो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कांग्रेस कौन रहा? तो अबुल कलाम आजाद। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहा? तो भी अबुल कलाम आजाद, जो 1923 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उसके बाद बात करते हैं 1946 और 47 में मेरठ में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता होती, जो स्वतंत्रता के समय। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता कब होती है? 1946 और 47 में अध्यक्षता होती, स्वतंत्रता के समय तक। उसके बाद 1948 में गांधी जी के लोकप्रिय पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बनते हैं और जो अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ होती? जयपुर में। ये हुए आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई। ये पूरा टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की, शुरू से लेकर राष्ट्रवाद कैसा है, मैंने पूरा इसका बेस बताया आपको, किस तरीके से इसका अधिकार तैयार हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, इससे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। मैंने इतना डीपली बताने की कोशिश की है कि कोई भी अधिवेशन छूटा नहीं, चाहे जितना छोटा सा छोटा रहा हो, मैंने सब कुछ बताया है। आप किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा, अगर इससे ज्यादा डिटेल में किसी ने बताया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर आपका ध्यान दूंगा। तो चलिए, आई होप ये चीज आपको पसंद आएगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।